मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं तकरीबन 2 बजे किचन में खाना बना रही थी। गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की पर आ गई। बाहर से ठंडी हवा का झोंका मुझे तरोताजा कर गया। तभी मुझे ख्याल आया कि आमिर मेरा शौहर आने वाले हैं और मैं वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। आमिर से मेरी शादी 2003 में हुई थी। इसने मुझे दुनिया का हर सिख दिया था। आमिर एक डॉक्टर है और इनका अपना एक क्लिनिक है। हमारा 5 साल का बेटा भी है, जिसको हम चुंटू कहकर पुकारते हैं। खैर, मैं इस दिन फिर से ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की की तरफ गई। बाहर देखकर मैं हैरान रह गई। हमारी खिड़की के बिल्कुल सामने 19 या 20 साल का एक लड़का खड़ा था। इससे पहले कि मैं मुड़ पाती, इस लड़के ने मुझे घौर कर देखा और मैं फौरन खिड़की से पीछे हट गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं थोड़ा डर गई थी, पर क्योंकि मुझे दोपहर का खाना तैयार करना था, इसलिए मैं सब भूल कर अपने काम में लग गई, क्योंकि आमिर किसी भी वक्त खाना खाने आ सकते थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने आमिर खड़े हैं। उन्होंने अंदर आकर मुझे सलाम किया और कहा कि आज शाम हम शादी में जा रहे हैं। फिर हम तीनों ने खाना खाया। मैं खिड़की वाली बात बिल्कुल भूल चुकी थी। आमिर वापस क्लिनिक चले गए और मैं चुंटू को सुलाकर नहाने चली गई। शाम को हम शादी में गए और हमने खूब लुत्फ उठाया। आते हुए आमिर ने कहा, पायल तुम कल मेरे लिए लंच मत बनाना, क्योंकि मैं कल एक अहम सर्जरी करने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं रोज की तरह लंच बना रही थी। मैं ठंडी हवा लेने को खिड़की के पास गई और अपना पसीना पोंछने लगी। तभी ना जाने कहाँ से वो लड़का आ गया और मेरे सामने खड़ा होकर मुझे आंखों से इशारे करने लगा। मैं वहां से फौरन हिट गई, जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। तभी मुझे ख्याल आया कि अरे, ये तो वही कल वाला लड़का है। इसने क्या ये जगह खरीद कर ली है खड़े होने के लिए। आपको बताती चिल्लो, हमारे घर के पीछे वाली जगह थोड़ी सी सुनसान थी और पिछली तरफ कोई घर नहीं था। तभी शायद लोग वहां आकर बैठ जाते थे, पर मैंने अभी तक किसी और को नहीं देखा था। हमारा किचन घर के पिछली तरफ होने की वजह से ये परेशानी आन खड़ी हुई थी। खैर, मैंने सोचा कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी और कम से कम खिड़की की तरफ जाऊंगी। अगले दिन आमिर को लंच पर आना था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा मेहनत कर रही थी। गर्मी से परेशान होकर मैं खिड़की की तरफ गई और मुझे चैन मिला कि बाहर कोई नहीं है और मैं ठंडी हवा का मजा लेने लगी। पर अचानक वही लड़का ना जाने कहाँ से आया और झट से मुझे हाथ से इशारे करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ना चाहते हुए भी मेरी नजर इस पे पड़ गई और मैं झट से वहां से हिट गई और भागकर अपने बेडरूम में आ गई। पर न जाने क्यों मेरी आंखों में खिड़की से बाहर का मंजर घूम रहा था। पता नहीं क्या बात थी इस लड़के में कि रह रहकर मेरी नजरों में घूम रहा था। मैंने पसीना पूंछ कर पानी पिया ही था कि अचानक प्रेशर कुकर की सीटी बज उठी और मैं होश में आई कि आमिर आने वाले हैं। मैं किचन में वापस आकर अपने काम में लग गई। आमिर 3 बजे आए और 4 बजे खाना खाकर चले गए। मैं चुंटू को सुलाकर मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि आखिर ये लड़का कौन है और अक्सर ये यहाँ क्यों आता है। ये कोई इत्तेफाक है या फिर ये जानबूझ कर रहा है। मैंने फैसला किया कि मैं रात को आमिर से बात करूंगी, पर रात को मैं इस बारे में बात ना कर सकी, क्योंकि आमिर थके हुए थे और वो जल्दी ही सो गए। खैर, अगले दिन मुझे चुंटू के स्कूल जाना था, इसलिए मैं आमिर के जाने के बाद कोई 11 बजे स्कूल के लिए निकली। स्कूल में चुंटू की मैडम ने बताया कि चुंटू रियाजी में कमजोर है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। स्कूल के बाद मैं बाजार गई और कुछ खरीदारी की। 2 कब बज गए पता ही नहीं चला। वापस आते हुए मैंने रिक्शा ले लिया और घर की तरफ चल दी। रिक्शा वाले ने शॉर्टकट लिया। हमारे घर के पीछे वाली गिल्ली से रिक्शा मोड़ लिया। मैंने जो देखा वो देखकर मैं सहम गई। वही लड़का आज फिर हमारे घर के पीछे खड़ा था और हमारे किचन की खिड़की की तरफ देख रहा था। वो एक साइकिल पर था। मुझे रिक्शे पर देखते ही वो साइकिल खड़ी करके सीधा हुआ और एक हाथ से मुझे हाय कहा। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मेरा रोम रोम कांप गया। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे रिक्शा वहां से आगे निकल गया। मैंने घर पहुंचकर रिक्शे वाले को झट से पैसे दिए और सीधी घर के अंदर चली गई। मैं समझ चुकी थी कि ये लड़का ये सब जानबूझ कर ही कर रहा है। मैं घर में घुसते ही पुलिस के नंबर पर फोन लगाया, पर लाइन मसरूफ होने की वजह से फोन नहीं मिला। मैंने पानी पिया और सोचा कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है। मैंने सोचा कि खिड़की से मेरा ये क्या बिगाड़ लेगा और मैं किचन की खिड़की में आ गई। वो खिड़की के सामने ही खड़ा था। दूर दूर तक कोई नहीं था, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती। इसने मुझे देखा और कहा, कैसे हो मेरी जान। में इसकी हिम्मत पर दंग रह गई। मैंने जोर से आवाज लगाकर कहा, अरे यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है।
अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो जल्दी से अपनी साइकिल लेकर वहां से चला गया। मैंने चैन की सांस ली। मैं खुश थी कि ये बिला टल गई। फिर मैं रोज 2 बजे के आसपास खिड़की से झांक कर देखती कि कहीं वो फिर से तो नहीं आया। अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी के बुरे वाकयात आ बुरी बात बार बार हमारे दिल को याद आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार मेरी आंखों के सामने इस लड़के का चेहरा गेम जाता था। वो देखने में होशियार था और भूला भला लगता था, लेकिन इसकी हरकतें अजीब थी। मुझे इसकी तरफ एक अजीब सा केचाव महसूस हो रहा था। ऐसा केचाव मैंने अपनी जिंदगी में किसी और से महसूस नहीं किया था। मैं रोज खिड़की से देखती पर काफी दिनों तक वहां कोई नहीं देखा। एक दिन रोज की तरह मैंने बाहर देखा तो वो लड़का खड़ा था। पहले मैं घबरा गई पर फिर इसे दोबारा देखकर खुशी भी हुई। वो चुप चुप खड़ा हुआ खामोशी से मुझे देखता रहा। मैं भी इसे देखती रही। ना जाने मुझे क्या हो गया था। करीब 2 मिनट तक हम अपनी अपनी जगह खड़े हुए एक दूसरे को देखते रहे। ये मेरी छोटी सी भूल थी क्योंकि मैं जाने अनजाने इसे एक मौका ला दे रही थी। मुझे इस वक्त नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो अचानक खिड़की के और पास आ गया और बोला कि पुलिस तो नहीं बुलाओगी। मेरी गर्दन झट से ना के इशारे में हल गई। फिर वो बोला मुझसे दोस्ती करोगी हाँ आना में जवाब दो। मैं अजीब सी कश्मकश में पड़ गई और कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थी। इसने मेरी आंखों में देखा और कहा अरे शर्माती क्यों हो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं वहां से हिट जाना चाहती थी, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैं वहीं खिड़की में खड़ी रही। फिर मैंने हिम्मत करके कहा मेरे शौहर आने वाले हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बोला अरे चुप कर, मुझे सब पता है, 3 बजे से पहले नहीं आएगा वो। चल अब बोल मुझसे दोस्ती करेगी कि नहीं। मैं मरी जा रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वो मुझे कह रहा है। तभी मुझे कुछ जलने की बदबू आई। मुझे ख्याल आया ओ मेरी सब्जी जल गई और मैं जल्दी से चूल्हे की तरफ भागी, पर नुकसान हो चुका था। मैं चूल्हा बंद करके वापस खिड़की पर आ गई। वो बोला क्या हुआ, मुझे जाने क्या सूझा। मैंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर मुझे अजीब सा सुकून मिला। मुझे एहसास हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है गलत है। मैं फिर अपने काम में लग गई क्योंकि 3 बजने वाले थे और आमिर किसी भी वक्त आ सकते थे। मैंने अपना पूरा ध्यान खाना बनाने में लगा दिया। मैंने कोई 10 मिनट बाद खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने दिल ही दिल में चैन का सांस लिया, पर इस लड़के का कहा एक एक बोल मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ कि ये लड़का मुझ पर फिदा हो गया है। इस दिन आमिर के जाने के बाद मैंने खुद को शीशे में गौर से देखा। मैं वाकई में सुंदर हूँ। पहली बार मैंने खुद को गौर से देखा था, पर अचानक मेरा अपने खानदान पर ध्यान गया और मुझे होश आया कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये सोचते हुए मैं सो गई। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खिड़की से बाहर नहीं देखूंगी। फिर दिल में बार बार इस लड़के का ख्याल आ रहा था। इसका कहा एक एक बोल मेरे दिल में मानो बस गया था। इसका चेहरा तो मानो एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं कब 2 बजने का इंतजार करने लगी, पता ही नहीं चला। मैंने 2 बजे बाहर देखा पर बाहर कोई नहीं था। मैं बार बार बाहर देखती रही पर कोई नहीं देखा। 3 बज गए और मेरे शौहर घर आए और मैं खाना शुरू करने लगी। आमिर ने खाना खाया और तकरीबन 3 बजकर 30 मिनट पर वापस चले गए। मैं बर्तन रखने किचन में आई तो देखा कि वो बाहर खड़ा था। मैं झट से खिड़की पर आ गई। वो भी जल्दी से खिड़की के पास आ गया। इसने कहा आज मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी इसलिए 2 बजे नहीं आ पाया। मैंने कुछ नहीं कहा तो इसने कहा पता है तुम आज और भी प्यारी लग रही हो। मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैंने सोचा आखिर ये लड़का ऐसी बातें क्यों करता है, पर यह सच था कि ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि तारीफ औरत की कमजोरी है। फिर इसने पूछा तेरा नाम क्या है। ना जाने क्यों मैंने कहा पायल। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इसने जवाब दिया बिलाल और लड़खड़ाते हुए बोला बरा करम एक बार मुझसे दोस्ती कर लो। मैं कुछ देर खामोश रही तो वो बोला ठीक है मुझे देर हो रही है, मैंने काम पर जाना है। मैंने पूछा काम पर, क्या तुम पढ़ते नहीं हो। इसने कहा नहीं मैं इलेक्ट्रिक शॉप पर इलेक्ट्रीशियन हूँ, कभी तुम्हारे घर बिजली का मसला हो तो बताना। ये कहकर वो चला गया और मैं भी अपने बेडरूम में आकर लेट गई। शाम को आमिर के आने के बाद मैं ब्यूटी पार्लर चली गई। वहाँ थोड़ा टाइम लग गया और 8 बज गए। मैं बाहर आकर रिक्शे का इंतजार करने लगी। अचानक एक रिक्शा मेरे सामने आकर रुका, पर मैं रिक्शे वाले को देखकर सहम गई। वो बिलाल था। मैंने पूछा तुमने झूठ कहा था कि तुम इलेक्ट्रीशियन हो। वो बोला नहीं वो सच था, मेरा वो काम थोड़ा होता है इसलिए कभी कभी मैं किराए का रिक्शा भी चला लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और हैरानी से वहाँ खड़ी रही। वो बोला चुल्लू बैठ जाओ मैं तुम्हें घर पर उतार दूंगा।
मैं इसे अचानक देखकर सहम गई थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। फिर मैंने सोचा घर तो जाना ही है, मुझे देर भी हो रही थी और मैं डरते डरते इसके रिक्शे में बैठ ही गई और इसने रिक्शा चला दिया। थोड़ी देर चलने के बाद वो बोला, मैंने तुझे शाम को ब्यूटी पार्लर में जाते हुए देख लिया था। मैंने पूछा, तुम क्या मेरा हर वक्त पीछा करते हो? इसने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं यहाँ रिक्शा स्टैंड पर खड़ा था, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, ठीक है, रिक्शा जरा तेज चलाओ, मुझे देर हो रही है। वो बोला, आज मौसम कितना खूबसूरत है ना। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, अरे ऊपर देखो, बादल छाए हुए हैं, तुम्हें भी ऐसा मौसम अच्छा लगता होगा ना। मैं समझ गई कि ये क्या सुनना चाहता है और मैं चुप रही और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे घर जल्दी जाना है, प्लीज थोड़ा तेज तेज चलाओ। इसने जैसे कुछ सुना और बोला, मेरा तो दिल ऐसे मौसम में तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ घूमने को कर रहा है। मैं ये सुनकर दंग रह गई और कुछ नहीं बोली। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके रिक्शे में बैठकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली है। इसने मुझे पीछे मुड़कर देखा और बोला, क्या करूं, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे अच्छी लगती हो। मैंने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली और मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने इसे फिर याद दिलाया, बिलाल रिक्शा तेज चलाओ, मुझे जल्दी घर जाना है। पर वो धीरे धीरे रिक्शा चलाता रहा, मानो इसने कुछ सुना ही ना हो। वो बोला, एक शर्त लगाते हैं। मैं ना जाने क्यों धीरे से पूछा, क्या? वो बोला, तुम भी मुझे दिल ही दिल में पसंद करती हो ना। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोल रहा है और सारी हदें पार कर रहा है। पर मैं कर भी क्या सकती थी, कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही इसकी इतनी हिम्मत बढ़ी थी। मुझे शायद किचन की खिड़की बंद कर देने चाहिए। वो फिर पीछे मुड़कर बोला, अरे मुझ पर तरस खाओ, मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने इस बार इसे साफ साफ बोल दिया कि मुझे जल्दी घर जाना है और तुम रिक्शा तेज क्यों नहीं चिल्लाते। ये सुनते ही इसने रिक्शे की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी देर वो चुप रहा, मैं भी खामोश बैठी रही। अचानक वो फिर पीछे मोड़ा और मुझे गौर कर देखा और धीरे से बोला, लगता है मैं तुमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। मैंने वो सुन लिया पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, अब क्या करो। पर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर पल गया था। मैं तो इसे अपनी खिड़की पर आने को नहीं कहा था। इसको तो ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। मैं किसी भी हाल में इससे फ्री नहीं होना चाहती थी। आखिर मेरा एक हंसता खेलता खानदान था। मैं ये सब सोच ही रही थी कि रिक्शा अचानक रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, रिक्शे की चेन उतर गई है। और वो चेन चढ़ाने के लिए रिक्शे से नीचे उतरा और रिक्शे के पीछे आ गया। चेन चढ़ाकर वो बोला, मैं थोड़ी ताज़ा हवा ले लूं। मैं चुपचाप बैठी रही। मैं सोच रही थी कि बड़ा ही शरारती लड़का है। फिर कुछ देर बाद वो आया और रिक्शे पर चढ़ा और रिक्शा चलाने लगा। कुछ देर तक वो चुपचाप रिक्शा चलाता रहा, फिर अचानक पीछे मोड़ा और बोला, सबसे ज्यादा तुम्हारी गलती है। मैंने गुस्से में पूछा, वो कैसे? वो बोला, तुम इतनी खूबसूरत जो हो। फिर मेरा ध्यान रिक्शे के पीछे गया और मुझे देखा कि एक साइकिल वाला हमारे रिक्शे के बिल्कुल पीछे है। इसने शायद ये सब सुन लिया था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मेरी इससे नजरें टकराई और वो मुझे गौर से देख रहा था, तो मैंने फौरन गर्दन मोड़ ली। वो बहुत ही बदसूरत सा काले रंग का कोई 34-35 साल का आदमी था। मैं घबरा गई कि अब क्या होगा। वो रिक्शे के बिल्कुल साथ साथ चलने लगा और मुझे देखने लगा। मैंने इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और नजरें झुकाकर बैठी रही। वो बोला, कैसी हो खूबसूरत लड़की? पर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप सुनती रही। फिर बिलाल ने गुस्से में इसे बोला, अरे चल अपना रास्ता पकड़। वो बोला, क्यों, क्या लगती है ये तुम्हारी? बिलाल फौरन बोला, मेरी दोस्त है, चल निकल यहाँ से। मैं चुपचाप सब सुनती रही। मैं बिलाल की बहादुरी पर खुश थी, पर वो आदमी वहां से नहीं हटा और रिक्शे के साथ साथ चलता रहा। फिर बिलाल ने रिक्शा रोक लिया और इस आदमी को कहा, अबे क्या है, यहाँ से जाता है कि नहीं? तब सड़क पर दो चार लोग वहां आ गए और वो आदमी समझ गया कि अब यहाँ रोकना ठीक नहीं और सीधा आगे बढ़ गया। पर जाते जाते पीछे मुड़कर मुझे देखा और मैंने अपनी गर्दन घुमा ली। मैं इसका बदसूरत चेहरा नहीं देखना चाहती थी। मैंने दिल ही दिल में चैन की सांस ली कि चुल्लू ये बिला टल गई। मैंने बिलाल को कहा, देखो तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करा दी। मैंने बिलाल को कहा कि तुम प्लीज रिक्शा किसी दूसरे रास्ते से ले। चुल्लू, मैं इस आदमी को दोबारा नहीं देखना चाहती। मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा रास्ते में ना मिल जाए। और बिलाल ने चुपचाप रिक्शा घुमा लिया। वो बोला, मैडम बेफिक्र हो जाओ। मैंने इसे भगा दिया ना। मैंने कहा, पर तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत क्या है? वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्या आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती? और मैं चुप हो गई। मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। कहीं ना कहीं मेरी गलती से ही ये सब मेरे साथ हो रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरी छोटी सी भूल बहुत बड़ी भूल बन जाएगी।
खैर थोड़ी देर में मैं बेफिक्र हो गई और सोचा मुझे इस आदमी से क्या लेना देना, और चुपचाप मौसम का मजा लेने लगी। मैंने ऊपर सर उठाकर देखा तो घने बादल छाए थे, ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इसने मुझे बादलों को घूरते हुए देख लिया और झट से बोला, सच बताओ, आज मौसम बहुत प्यारा है ना? मैं बोली, हाँ बहुत प्यारा है आज मौसम। तब बिलाल ने पीछे मुड़कर देखा और बोला कि कोई पीछे से साइकिल पर आ रहा है। मैंने पूछा, हाय कहीं वही आदमी तो नहीं? बिलाल बोला, कैसी बात करती है हो, इसे तो मैंने भगा दिया ना, अब वो नहीं आएगा। मैं बिलाल से खुश थी कि इसने इस बदसूरत आदमी को भगा दिया था, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि अब वो रिक्शे के पीछे ध्यान रख रहा था। थोड़ी दूर जाकर एक आइसक्रीम वाले के सामने इसने रिक्शा रोक दिया। मैं बोली, ये क्या कर रहे हो? मुझे देर हो रही है और मौसम भी खराब है। इसने 2 आइसक्रीम ली और एक मुझे पकड़ा दी। वो बोला, आइसक्रीम खाओ और मन को ठंडा करो। वो रिक्शा चिल्लाते चिल्लाते आइसक्रीम खाने लगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है मुझसे दोस्ती करने की। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे देर हो रही है। जब मैं घर से चली थी तो आमिर सोने जा रहे थे। पिछली रात उन्होंने पूरी रात क्लिनिक में ऑपरेट करते हुए गुजारी थी, इसलिए वो शायद ही उठे होंगे। पर चिंटू तो मासी को परेशान कर रहा होगा। मैं चिंटू को पड़ोस में अपनी एक मासी के यहाँ छोड़ आई थी। मैंने बिलाल को कहा, रिक्शा थोड़ा तेज चलाओ, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। ये सुनते ही इसने रिक्शा एक होटल के बाहर रोक दिया। वो बोला, मैं 1 मिनट में आया। इसने कुछ खाना पैक कराया और मुझे थमा दिया और बोला, ये लो खाने की टेंशन खत्म, ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। मैंने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? घर तो मुझे जाना ही है। इसने कहा, घर तो मैं तुम्हें ले जा ही रहा हूँ। ये खाना इसलिए है कि तुम जल्दी जल्दी चलने की बात ना करो, आखिर पहली बार तुमसे मुलाकात हुई है, और वो भी ऐसे मौसम में। खिड़की से देखने में और ऐसे तुम्हारे साथ रिक्शे में सफर करने में फर्क है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं एक ऐसे खानदान में पली बड़ी थी जहाँ पर औरत को बहुत पर्देदारी का सबक पढ़ाया जाता है, और मैं अपने पर्देदारी का ख्याल भी करती हूँ। पर इस बेचारे को क्या पता था कि वो एक हारी हुई बाजी खेल रहा है। मैं किसी भी हालात में अपने उसूलों को नहीं भूला सकती थी, और मेरा सबसे बड़ा उसूल था अपने खानदान की इज्जत रखना। अचानक आसमान में बिजली चमकी और मैं डर गई। मैंने बिलाल को कहा, बिलाल अब तो जल्दी करो, तूफान आने को है। मौसम खराब होता जा रहा था और मैं अब घबराने लगी थी। फिर मुझे सामने से एक खाली रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया तो मैंने सोचा, अच्छा मौका है इस बिलाल से जान छुड़वाने का। और मैंने इसे आवाज लगाई, भैया जरा रुकना। मैंने बिलाल को कहा कि तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इसने रिक्शा नहीं रोका और चलता रहा। मैंने गुस्से में कहा, बिलाल रोको रिक्शा, मुझे उतरना है। और इसने रिक्शा रोक दिया। दूसरे रिक्शे वाला हमारे रिक्शे के पास आया और बोला कि मैडम कोई परेशानी है क्या? बिलाल बोला, चल तो अपना काम कर, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मैं रिक्शे से उतरने लगी तो बिलाल बोला, पायल जी प्लीज रुक जाओ, मैं अब आपको अभी तेजी से घर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर मैंने अपने कदम रोक लिए और फिर मैं वापस रिक्शे में बैठ गई और इसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। हुआ कि तेजी बढ़ती जा रही थी और अब चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया था। कुछ देर तक सब ठीक रहा और वो चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। फिर अचानक इसने रिक्शा एक गिल्ली में मोड़ दिया। मैं परेशान हो गई, चारों तरफ तन्हाई थी। शायद खराब मौसम की वजह से लोग घरों में बैठे थे। मेरे दिमाग में खौफ के बादल छा गए, मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। ऐसे में ना जाने कहाँ से मुझे अचानक मेरे कॉलेज के दिनों की एक खौफनाक कहानी याद आ गई। इस दिन भी मैं ऐसे ही डर गई थी। इम्तिहान के दिन का वक्त था। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में इम्तिहान के लिए कुछ नोट बना रही थी। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई और मैंने देखा कि लाइब्रेरी में सिर्फ मैं ही बैठी पढ़ रही थी। मुझे लगा मुझे अब चलना चाहिए। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। मुझे अचानक पानी की प्यास लगी। मैंने दिन भर से पानी नहीं पिया था। वहाँ पानी का कूलर नहीं था जहाँ मैं खड़ी थी, इसके ऊपर वाले मंजिल पर था। मैं पानी पीने के लिए ऊपर आ गई। जब मैं पानी पीकर जाने लगी तो वहाँ का एक चपरासी खड़ा था और मुझे देख रहा था। मैंने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा और फौरन वहाँ से चल पड़ी। मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई और तेजी से कॉलेज के गेट की तरफ चल दी। अभी मैंने देखा कि वो जिस रास्ते पर मैं जा रही थी इसी रास्ते में आके खड़ा हो गया। शायद वो किसी और रास्ते से वहां पहुंच गया था। मैंने फौरन अपना रास्ता बदला और भागना शुरू कर दिया और 2 मिनट में कॉलेज के बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने फौरन एक रिक्शा पकड़ा और सीधी घर आ गई। घर आकर मैंने अपने पापा को पूरी बात बता दी। मेरे पापा जाने माने एडुकेट है और उनके अच्छे खासे ताल्लुकात थे। उन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके इसे कॉलेज से निकलवा दिया। वो एक दिन मुझे कॉलेज के बाहर मिला और रिक्वेस्ट करने लगा कि मैडम मुझे मुआफ कर दो।
میری نوکری کا سوال ہے، میرا ایک چھوٹا بیٹا اور ایک بیٹی ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ میں کیسے نوکری کے بغیر ان کو پالوں گا؟ میں نے اسے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر رکشے والے کو روکا اور گھر چلی آئی۔ اس کو کالج سے نکالے جانے پر سبھی لڑکیاں خوش تھیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو کالج کے آس پاس بھی نہیں دیکھا، اور میں نے سکون سے کالج کی ڈگری حاصل کی۔ تھوڑے دنوں بعد میری شادی عامر سے ہو گئی اور میں اس شہر میں آ گئی۔